हैवलॉक। जब सिख सिपाहियों ने इलाहाबाद का किला क्रांतिकारियों को ना सौंपकर अंग्रेजों को दे दिया, तभी से अंग्रेजों ने उसे अपनी कार्यवाही का मुख्य शिविर बनाया। उत्तर हिंदुस्तान की मुलुकी और लश्करी कार्यवाहियां कलकत्ता जैसे दूरस्थ केंद्रों से करनी पड़ती थी और उसमें धोखा था जो इस नए केंद्र के कारण नहीं रहा। विद्रोह का शमन होने तक राजधानी इलाहाबाद में ही रखने का निर्णय लॉर्ड कनिंग ने किया और कुछ ही दिनों में वह स्वयं इलाहाबाद रहने के लिए चला आया। परंतु तभी कानपुर के अंग्रेजों की भागम भाग के समाचार और उनके द्वारा सहायता के लिए मचाई गई चिल्लपों सुनाई देने लगी। इसलिए जनरल नील ने इलाहाबाद की सुरक्षा के लिए थोड़ी सी सेना रखकर शेष सारी सेना को मेजर रोनाल्ड के नेतृत्व में कानपुर का घेरा तोड़ने के लिए भेज दिया। यह सेना रास्ते के गांवों में मन मर्जी आग लगाते बढ़ी। उस समय कानपुर की अंग्रेजी सेना के सेनापति पद पर नील के स्थान पर हैवलॉक की नियुक्ति हुई। वह जून के अंत में इलाहाबाद आया। वह सैनिक कार्यवाहियों में पारंगत और अनुभवी अधिकारी था। अंग्रेजों के सौभाग्य से इधर विद्रोह के प्रत्यक्ष फूट षड्यंत्र के समय अंग्रेजों का ईरान से चल रहा युद्ध समाप्त हो गया और उस अभियान में लगी सारी यूरोपियन सेना हैवलॉक जैसे सेनानी सहित हिंदुस्तान में ऐन आपात स्थिति में आ पहुंची। हैवलॉक के इलाहाबाद में मुख्य अधिकारी होकर आ जाने से उसके अधीन काम करना पड़ेगा, यह देखकर नील के मन में यद्यपि बड़ा मत्सर जागा, फिर भी उसने सार्वजनिक कर्तव्य में मत्सर या खेद के कारण कोई ढिलाई नहीं आने दी। हैवलॉक के साथ जाने वाली सेना की उसने स्वयं की सेना जैसे ही उत्तम व्यवस्था की। उसे दाने चारे की सहायता की और हैवलॉक के आते ही अपना चार्ज उसको बिना किसी विवाद के सौंप दिया। इस सेना के कानपुर के अंग्रेजों की सहायता के लिए जाने की तैयारी होने पर हैवलॉक बड़े उत्साह से उधर जाने का था। उसी समाचार मिला कि कानपुर में सर हो व्हीलर ने पराजित होकर विद्रोहियों के सामने समर्पण कर दिया और उसके सहित अंग्रेज पुरुषों को गंगा किनारे भयानक कत्ल हो गया। जीवित अवस्था में जिसे सुरक्षा प्रदान करना असंभव हुआ, अब उसकी मृत्यु का निष्ठुर प्रतिशोध लेना ही होगा। ऐसी प्रबल इच्छा से हैवलॉक इलाहाबाद से कानपुर की ओर तेजी से निकला। उसके चुने हुए 1000 यूरोपियन पैदल, 100-150 सिख यूरोपियन घुड़सवारों की छोटी सी एक टुकड़ी और 6 तोपें, इतनी सेना क्रोधित हो जान की बाजी लगाने निकली थी। नए अधिकारियों और सिपाहियों को उस प्रदेश की जानकारी देने के लिए, लड़ाई में स्वयं लड़ने के लिए और लड़ाई के बाद क्रूर प्रतिशोध लेने के लिए। विद्रोही सिपाहियों की रेजिमेंट में से या विद्रोही नागरिकों द्वारा दया भाव से जानबूझकर जीवित छोड़े या लापरवाही से जीवित छूटे हुए कितने ही लश्करे और मुल्की अधिकारी उस सेना के साथ चल रहे थे, जो अकेले अकेले हाथ पड़ते तो एक शब्द के साथ ही विद्रोहियों द्वारा जला दिए जाते। वे ही अंग्रेज लोग आज फिर से इकट्ठे होते ही उनके कारण गांव के गांव राख होने लगे। रीड के अधीन एक टुकड़ी फतेहपुर की ओर आ रही है। यह समाचार कानपुर पहुंचते ही नाना साहेब ने विद्रोहियों में से बहुत सी सेना उधर भेज दी। ज्वाला प्रसाद, टीका सिंह और इलाहाबाद के मौलवी के नेतृत्व में रीड में मुट्ठी भर अंग्रेजों का पहले ही प्रहार में चित्त करके विजयश्री के साथ तुरंत ही कानपुर लौट आएंगे। इस उत्साह से निकली विद्रोहियों की सेना फतेहपुर के पास आ पहुंची। उसी समय अचानक रेड की टुकड़ी से हैवलॉक की सेना आ मिली और इस सम्मिलित अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों की सेना आ गई यह सुनते ही अपनी तोपों की बत्ती दी। यह लड़ाई 12 जुलाई को हुई। रेड की टुकड़ी को बात ही बात में नष्ट कर देंगे, इस विश्वास से विद्रोहियों द्वारा अंग्रेजी सेना पर हमला करते ही मुट्ठी भर लोगों के स्थान पर तोपखाने के साथ सर्वगुणपूर्ण हैवलॉक की गोरी सेना रणांगन में कूद आई। यह धोखा एकाएक सामने आ जाने से विद्रोहियों में दहशत बैठ गई और वे अपनी तोपें रणांगन में छोड़कर भागने लगे। उनका पीछा करना संभव ना होने से उन्हें छोड़ अंग्रेजी सेना फतेहपुर शहर में घुस गई। इस फतेहपुर शहर ने जब विद्रोह किया था तब वहां के अगुवाई अंग्रेज सरकार के नौकर डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर आसीन हकीमुद्दुल्ला नामक एक मुसलमान ने की थी और इस शहर में यूरोपियन अधिकारियों का रक्त भी विद्रोही नागरिकों की तलवार ने पिया था।
उस रक्तप्रिय शहर पर अब प्रतिशोध की तलवार आ पड़ी। विद्रोह होने पर लोगों को ना मारते हुए छोड़ दिया गया। उस शहर का पूर्व मजिस्ट्रेट शेरिर उस विजयी सेना के साथ आया था और बहुत दिन से रुकी हुई अपनी मजिस्ट्रेटी चलाने को वह बहुत उत्सुक था। इसीलिए पहले लश्कर को शहर लूटने का आदेश दिया गया और जब उस शहर में लूटने के लिए कुछ भी शेष ना रहा तब उस शहर को आग लगा देने का दूसरा आदेश हुआ। परंतु इस आदेश के पालन का सम्मान केवल सिख सिपाहियों को ही दिए जाने के कारण गोरी सेना के फतेहपुर से निकलते ही सिखों ने उन्हें सौंपी गई खास कार्यवाही संपन्न करते हुए उस शहर को आग लगा दी और फिर वे मुख्य सेना से जाकर मिल गए। फतेहपुर शहर को जब अंग्रेजी सेना जीवित जला रही थी तब उसकी ज्वालाओं की लपटें फैलते फैलते जल्दी ही कानपुर को गर्मी देने लगी। मेजर रीड की टुकड़ी को मारने के लिए अपनी सेना टूटी, तभी मेजर हैवलॉक की सेना ने अकस्मात हमला कर उन्हें भगा दिया। फतेहपुर शहर में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया और वहां की संपत्ति लूट कर आदमियों को आग में भस्म कर डाला। ये समाचार नाना के दरबार में खौलने लगा। कानपुर पर आक्रमण करने आ रहे अंग्रेजों को पांडु नदी पर ही रोक लेने के लिए नाना साहेब के अधीन एक सेना भेजने को नाना का दरबार उठा तो अंग्रेजों की ओर गए हुए कुछ दगाबाज जासूस पकड़े जाने का समाचार आया। इन दगाबाज जासूसों की जांच में यह सिद्ध हो गया कि उनमें से कुछ को नाना की कैद में रह रही गोरी महिलाओं ने इलाहाबाद के अंग्रेजों को विश्वासघाती पत्र लिखे हैं। सिपाहियों के कत्लेआम से जिनका अबला कहकर नाना ने बचाव किया, उनकी इन गुप्त कार्यवाहियों का डंका पिट जाने पर इन कुटिल गोरी स्त्रियों का क्या किया जाए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ। फतेहगढ़ अंग्रेजों ने जलाया, वैसे ही यह बीबीगढ़ भी हम क्यों न जलाएं। उस दिन की खास बैठक में टीका सिंह ने कहा, ये महिलाएं कानपुर के बीबीगढ़ में ऐसी ही रहीं तो अपनी पराजय होने पर कानपुर शहर को अंग्रेज राख तो करेंगे ही, पर उनके कथन के आधार पर हजारों लोग अंग्रेजों के द्वेष की बलि चढ़ेंगे। इसीलिए मेरे विचार से कानपुर से अंग्रेज भिड़े, इसके पूर्व ही यहाँ की आंतरिक जानकारी देने को एक भी गोरी चमड़ी शेष ना रहे। बीबीगढ़ में जो महिलाएं थीं, उनमें से कितनी ही कानपुर में 10-10 वर्ष से रह रही थी। अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़े, उनमें से बहुत से नागरिकों को वे नाम पता सहित जानती थी, अतः उनके अस्तित्व का विष भरा पत्र भंग ना किया तो वह कानपुर को जीवित को हानि किए बिना चूकेंगे नहीं। ऐसा इस सभा में सबका विचार बना। उस कैद खाने को बीबीगढ़ कहा जाता था, पर उसमें नाना के आदेश से बचे हुए कुछ पुरुष भी थे। उन सबको उनके विश्वासघाती पत्र ले जाने वाले जासूसों सहित मार डाला जाए, ऐसा सर्वसम्मत निश्चय कर उस घोर रात के यह घोरतम सभा विसर्जित हुई। दूसरे दिन उन जासूसों को कैद में पड़े गोरे पुरुषों को बाहर खींचा गया। एक कतार में वे खड़े रहे और स्वयं नाना साहेब के सामने पहले उन जासूसों के सिर सटासट उड़ाए गए और बाद में कैद के गोरे पुरुषों को आग लगाकर गोली से मार डाला गया। नाना साहेब के वहां से उठते ही उन गोरे लोगों के शवों के पास आकर लोग मजाक करने लगे, देखो यह मद्रास का गवर्नर, यह बंबई का, यह बंगाल का। ऐसा मजाक इधर चल रहा था और उधर बीबीगढ़ के पहरेदार सिपाहियों को अंदर घुसकर कत्ल करने का आदेश हुआ। पहरेदार ऐसा कत्लेआम करने का साहस ना जुटा सके, तब ऐसे सिपाहियों से अधिक योग्यता का आदमी चाहिए, यह देखकर उस बीबीगढ़ की मुख्य अधिकारी बेगम साहेब ने कानपुर शहर की खटिक बस्ती में वह आदेश भिजवाया। थोड़ी देर में हाथों में नंगी तलवारें और तेज छुरियां लेकर खटिक लोग उस बीबीगढ़ में शाम के समय अंदर घुसे और काफी रात गए बाहर आए। उनके उस घुसने और निकलने के बीच गोरे रक्त का लाल लाल समुद्र फैल गया। बीबीगढ़ में घुसते ही उन्होंने हाथ की तलवार और छुरिये से कोई 150 गोरी महिलाएं और गोरे बच्चे काट डाले। उस जगह पर रक्त की तलैया भर गई और उस रक्त में नर मांस के टुकड़े तैरने लगे। अंदर जाते समय वे खटिक जमीन पर से चलते गए और बाहर निकलते समय उन्हें रक्त जल का प्रवास करना पड़ा। रात को बीबीगढ़ में अधमरों की चिल्लाहट, मरणोन्मुखी के आर्तनाद सुनाई दे रहे थे। भोर होते ही एक बार 2 बच्चे ऊपर आ गए और कुएं के किनारे भागने लगे।
लेकिन धक्का लगकर वे भी मरे हुए पर गिर गए। उन मरों पर मरे हुए और उन पर फिर मरे हुए। आज तक आदमी कुएं का पानी पीता था, परंतु आज कुएं ने आदमी का रक्त पीना चालू किया। फतेहगढ़ में जलते हुए का अर्तनाद अंग्रेज आकाश में फेंक रहे थे। तभी बीबीगढ़ में रक्त से सनी गोरी चीखें पांडे पाताल में फेंक रहे थे। मनुष्य प्राणी की इन दो भिन्न जातियों में 100 वर्ष से जमा रकम का हिसाब इस तरह चुकता होने लगा। कानपुर का कुआं, इसे भरने को जो जो प्रयास हुआ वह विफल हुआ। बंगाल की खाड़ी भी काल प्रवाह में भर जाएगी, पर यह कानपुर का कुआं कभी नहीं भरेगा। इस समय पांडु नदी पर पहुंची नाना की सेना का पराभव करते हैवलॉक आगे घुसता गया। नाना की सेना की सेनापति बाला साहेब पेशवा के कंधे में गोली लगने से उनके वापस कानपुर आते ही नाना ने तुरंत एक युद्ध सभा बुलाई। लड़ाई ना करके कानपुर छोड़े या कानपुर छोड़ने के पूर्व मैदान में एक जोरदार टक्कर देखकर इन दो मुद्दों पर युद्ध सभा में बहुत चर्चा होकर अंत में दूसरे रास्ते का अनुसरण करना तय हुआ। 16 जुलाई को अंग्रेजी सेना कानपुर के पास आने लगी। कानपुर के कुएं की कथा उन्हें अभी तक ज्ञात न होने से यद्यपि व्हीलर लॉ का किला हाथ से निकल गया, तब भी बीबीगढ़ को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा लेने की जिद उन्हें धूप, श्रम और लड़ाई में भी एक क्षण विश्राम नहीं देने लगी। कानपुर शहर के शिखर दिखते ही हैवलॉक को इष्ट समय आने का उत्साह चढ़ने लगा। उसने पांडे की सेना को बारीक जांच शुरू की। कानपुर के रण पर इतनी उत्तम रीति से व्यूह रचकर खड़ी सेना को देखकर रण क्षेत्र में पूरा जीवन गुजार देने वाले उस योद्धा को एक ऐसा उगने लगा कि विद्रोहियों में अपेक्षा से अधिक लश्करी चतुराई भरी हुई है। उसने अपने अधिकारी इकट्ठा किए और उन्हें हाथ की तलवार के छोर से धूल पर लश्करी आक्रमण का अपना नक्शा खींचकर बताया। विद्रोहियों पर सामने से आक्रमण करने के स्थान पर बाईं ओर से पहले हमला करना चाहिए, यह हैवलॉक अपनी सेना को समझा रहा था। तभी विद्रोहियों के व्यूहबद्ध सेना में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर श्रीमंत नाना साहब आ मिले। सिपाहियों को उत्साहित करते इस छोर से उस छोर तक नाना साहब घोड़ा दौड़ाते अंग्रेजों की छावनी से स्पष्ट दिख रहे थे।